सोनू और स्नेहा दोनों अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने चाचा चाची के साथ ही रहते हैं। एक दिन स्नेहा रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका भाई सोनू रोता हुआ वहां पर आता है। अपने भाई को रोता हुआ देखकर स्नेहा कहती है, क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है? दीदी, वो चाचा जी ने मुझे मारा। मैंने उन्हें बस इतना ही कहा कि आज घर में सब्जी नहीं है, इसीलिए दाल बनेगी। तो बस इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये चाचा चाची का बहुत हो रहा है। हम कुछ कहते नहीं है तो इसका वो ऐसे फायदा उठा रहे हैं। सोनू, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं कुछ ना कुछ अपने भाई के लिए जरूर जरूर सोच लूंगी। दीदी, मैं आपके पास रोते हुए आया, लेकिन आज सुबह ही तो चाची जी ने आपको भी मारा था ना। दीदी, वो लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? सोनू, तू इतना क्यों सोच रहा है? हम अब यहाँ पर नहीं रहने वाले। हमें पता है कि हमारे साथ यहाँ कैसा बर्ताव किया जाता है। इसीलिए आज ही रात को जब चाचा चाची दोनों सो जाएंगे तो सही मौका देखकर हम यहाँ से भाग जाएंगे और फिर कभी यहाँ वापस नहीं आएंगे। लेकिन दीदी, हम जाएंगे कहाँ? अभी जैसे हम रह रहे हैं कम से कम वैसे तो नहीं रहेंगे ना। और हम दोनों साथ में कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे। स्नेहा और सोनू रात में सबके सोने के बाद चुपके से घर से भाग जाएंगे और उस गांव से दूर निकल आएंगे। अब घर से भाग तो गए थे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं था और अब वो हर जगह काम की तलाश करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। 2 दिन से उन दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। सोनू अपनी बहन से कहता है, दीदी, हम घर से भाग तो आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। चाचा चाची के पास कम से कम खाना तो मिल ही रहा था ना। हमें काम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, मुझे अच्छा खाना बनाना तो आता है। तो अब हम अपना ढाबा ही खोल लेते हैं। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे, ढाबा खोलने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हम तो ढाबा कैसे खोल सकते हैं? सोनू, तू कुछ करने से पहले ही क्यों हार मान रहा है? अब तक हम चाचा चाची के पास रहते थे तो वहाँ बस मार ही खा रहे थे ना। यहाँ कम से कम हम अब अपने लिए तो कुछ सोच सकते हैं। तू परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। स्नेहा खुद को भी हिम्मत देती है और अपने भाई को भी हिम्मत देती है, जिसके बाद वो अब अपने भाई के साथ मिलकर कचरा जमा करने लगती है और उसे बेचकर ही कुछ पैसे जमा भी करती है। 1 महीने की लगातार मेहनत से वो अब एक ढाबा खोल लेती है और अब दोनों ढाबे में ही मेहनत करते हैं। लेकिन गर्मी भी बहुत थी। उनका ढाबा कम और आग का गोला ज्यादा लगता है। स्नेहा पसीने में लथपथ काम कर रही थी। ये देखकर सोनू कपड़े की मदद से हवा करने लग जाता है। सोनू, मैं अभी काम कर रही हूँ, बाद में आप कर लेना। दीदी, लेकिन आपको कितना पसीना भी तो हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि हमारे ढाबे के बाहर तो फिर भी राहत मिल रही है, लेकिन यहाँ ही इतनी गर्मी है। ऐसे ढाबे का नाम ढाबा नहीं बल्कि गरम ढाबा होना चाहिए। तो ढाबे के नए नए नाम सोचने से अच्छा है ये सोचना कि हमारे ढाबे पर ग्राहक कैसे आएंगे ज्यादा। दीदी, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। गिनती के 1-2 ग्राहक आते हैं और वो गरम ढाबा देखकर वापस चले जाते हैं। अब वो भी अपनी जगह तो सही है, लोग खाना तो तसल्ली से खाते हैं ना कि पसीने में। दोनों ही काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि ढाबा गर्म होने की वजह से उनके ग्राहक बिल्कुल नहीं आ रहे थे। स्नेहा अपने भाई से कहती है, क्यों ना हम लोग एक एसी ले लें? अगर हमारे ढाबे में एसी रहेगा तो गर्मी भी नहीं रहेगी ना। दीदी, जो आपने सोचा है वो मैं भी पहले सोच चुका हूँ। एसी के लिए बहुत पैसे चाहिए, और गरम ढाबे की वजह से जितना नुकसान हो रहा है ना, हमारे पास पैसे नहीं है उस हिसाब से। अरे सोनू, यहाँ पर जो मैदान है ना, वहाँ पर एक स्पर्धा भी तो की जा रही है ना। तुम्हें पता तो होगा उसके बारे में। हाँ दीदी, पता है, और मैंने हमारा नाम भी लिखवा दिया है। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है कि हम वो स्पर्धा जीत जाए। कुछ दिनों बाद वो स्पर्धा होती है और दोनों भाई बहन वो स्पर्धा जीत भी जाते हैं और उन्हें इनाम के रूप में एसी मिलता है। उनका एसी देखकर दूसरे ढाबे वाली शीला को काफी जलन होती है। एक तो वैसे ही मेरे ढाबे में लोग कम आ रहे हैं, लोगों को गर्मी लगती है, और जब लोगों को ये पता चलेगा कि इनके ढाबे में एसी लगा है तब तो 2-4 लोग जो आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, मैं अपने ढाबे के साथ इतना नुकसान नहीं होने दे सकती हूँ। इन्होंने एसी जीत तो लिया, लेकिन ज्यादा लंबी खुशी नहीं है इनकी। हाँ,
अगले दिन सोनू और स्नेहा के ढाबे से एसी चोरी हो जाता है। स्नेहा काफी रोने लग जाती है। इतनी इतनी मुश्किल से हमने उस स्पर्धा में एसी जीता था और अब वो भी चोरी हो गया। अब हम क्या करेंगे सोनू? कहीं हमने सच में गलती तो नहीं कर दी ना चाचा चाची के घर से भागकर? अब हम क्या करेंगे? दीदी, आप इतनी जल्दी क्यों हिम्मत हार रही हो? अरे आप ही तो कहती हो ना कि जब तक हमने पहला कदम ही नहीं बढ़ाया तो उससे पहले हम हार कैसे मान सकते हैं दीदी? लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हें पता है हमारा गरम ढाबा है जिसमें ना के बराबर ही लोग आते हैं। एक एसी ही हमारा आखिरी रास्ता था और जब वो हम जीत गए तो वो भी चोरी हो गया। अब तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। दीदी, आप परेशान मत हो। आप ही कहती हो कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं, तो ये हमारे बुरे दिन ही चल रहे हैं। देखना, आप हमारे अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। स्नेहा हार मान चुकी थी लेकिन सोनू अब भी हिम्मत नहीं हारा है। अगले दिन सोनू काफी सारी बांस लेकर आता है और इतनी सारी बांस की लकड़ियां देखकर स्नेहा हैरान हो जाती है। ये क्या है? इतनी सारी बांस? ये सारी बांस क्यों लाए हो तुम सोनू? दीदी, आप भूल गई क्या? अरे हम बचपन में बांस का घर कैसे बनाते थे? अरे मुझे याद है, लेकिन अब इस समय ये बांस हमारे किस काम के? दीदी, बांस के घर में कितनी ठंडक होती है ना। और अब भी अगर बांस का ढाबा होगा तो हमें एसी की क्या ज़रूरत होगी? अरे हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे छोटे से भाई का दिमाग इतना ज़्यादा चलेगा। ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। सोनू और स्नेहा अब दोनों मिलकर बांस का ढाबा बनाने लगते हैं। 2 दिन बाद उनका ढाबा बन जाता है। ढाबा बनने के बाद जब वो दोनों ढाबे में जाते हैं तो इतनी ठंडक देखकर स्नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो एसी से भी ज्यादा ठंडा ढाबा हो गया। यहाँ तो पर ग्राहक को भी कितना अच्छा लगेगा ना। दीदी, आपने सही कहा था। हमने इतना बड़ा कदम उठाया है तो हमारे रास्ते में कई परेशानियां तो आने ही वाली है ना। तो ये सारी वही परेशानियां थी जिनसे हम अच्छे से लड़ लिए। अरे अब देख क्या रहा है? चले काम शुरू करें। बहुत सारा काम है। अभी तो बस हमारा ढाबा तैयार हुआ है। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी दोनों भाई बहन हार नहीं मानते हैं और खूब मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनके हालात सुधरने लगते हैं और इस तरह उन्हें कामयाबी भी मिलती है। फूल वाली भिखारन की सफलता। वैदेही अपने पति ललित के साथ रहती है। वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आज उनके शादी को 6 महीने पूरे होने की खुशी में वैदेही ने पूरे घर को सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है और वो ललित के पसंद का खाना भी बना रही होती है। वाह वाह वाह, ये खीर की खुशबू सूंघकर ही ललित पागल हो जाएगा। उसकी मनपसंद पूरी सब्जी और चॉकलेट बर्फी भी बनाई है मैंने। वो बहुत खुश होने वाला है। थोड़ा सा डेकोरेशन और बचा है, उसे भी पूरा करना है। वैदेही सारा काम निपटा लेती है और ललित के आने की राह देख रही होती है। 2 घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार घर की डोरबेल बज ही जाती है और वैदेही उत्तेजित होकर दरवाजा खोलती है। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जो वो देखती है उसे देखकर उसकी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। ललित एक औरत से शादी करके आया होता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये क्या है ललित? तुमने तुमने किसी और से शादी? कैसे कैसे ललित, कैसे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? बस करो अपना ये रोना धोना। क्या हुआ अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो? अरे तुमसे मुझे कभी प्यार ही नहीं था। वो तो मम्मी पापा के प्रेशर में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हारी पनौती के कारण ही वो मुझे हमारी शादी के तुरंत बाद ही दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब हेतल ही मेरी बीवी है, मेरा प्यार है। चलो हेतल, मैं तुम्हें हमारे कमरे में ले चलता हूँ। ओके ललित बेबी। हेतल और ललित को साथ देखकर वैदेही के सीने में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो, उसे ऐसा महसूस होता है। बेचारी वैदेही उसी घर में अपनी सौतन और अपने पति के साथ रहा करती थी। ललित और हेतल शादी के बाद की पहली रात साथ में गुजारते हैं और कमरे के बाहर घर के कोने में अंधेरे में बैठकर वैदेही फूट फूट कर रो रही होती है। अब हेतल और ललित दोनों वैदेही पर हुक्म चलाने लगते हैं
और उस पर अत्याचार करते हैं। और सड़े हुए बैंगन की शक्ल वाली, आज मुझे और मेरे ललित बेबी को नाश्ता मिलेगा कि नहीं? और नहीं तो क्या, मेरी हेतल को भूखा रखोगी क्या तुम? देखो वैदेही, मेरी हेतल को अगर जरा से भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम देख लेना। मेरी हेतल मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारी है। आई लव यू स्वीट हार्ट। ओह, आई लव यू टू बेबी। वैदेही हेतल और ललित के लिए नाश्ता बनाती है और वो उनका सारा काम भी करती है, लेकिन जब वो उन्हें उल्टा जवाब देती है तब, चलो आज तुम्हें हमारे कमरे की भी साफ सफाई करनी होगी और फिर मेरे और मेरी बीवी के जूते पॉलिश कर दो। हम दोनों वनडे पिकनिक पर जा रहे हैं। नहीं ललित, मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी। इतने दिनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे मन पर जो चोट लगी है वो किसी गहरी चोट से कम नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ठीक है, फिर निकल जाओ इस घर से। नहीं है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत। अब फिर से यहाँ मुंह उठाकर कभी मत आना। ललित, ललित, ये तुमने क्या कर दिया ललित? मेरी हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। ये क्या हो गया? मेरा तो घर ही टूट गया। मेरा घर बसने से पहले ही टूट गया ललित। वैदेही बिलक बिलक कर रो रही होती है और अपने मायके जाती है, जहां पर उसके माता पिता अनुराधा और श्रीधर दोनों को ही वैदेही के साथ हुए धोखे को सुनकर बहुत रोना आता है। लेकिन वो दोनों अपनी बेटी को हिम्मत देते हैं। वैदेही बिटिया, तू तो हमारी शेरनी है कि मेरी शेरनी किसी से कम नहीं है बिटिया। क्या हुआ जो तेरा घर टूट गया? तू अपने आप को टूटने मत देना बिटिया। हम तेरे साथ हैं बिटिया। हम तेरे इस नए सफर में तेरा साथ देंगे, तेरी ढाल बनकर। सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन सफर को जीना होगा और उसे पार करना ही होगा। हाँ माँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। ललित ने मेरे जज्बातों को, मेरे प्यार को और हमारे रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को टूटने नहीं दूंगी। उस रात गलती से श्रीधर गैस का बटन ऑन करके छोड़ देता है और जब सुबह सुबह अनुराधा उस गैस को ऑन करने जाती है तभी ब्लास्ट होता है और पूरा घर जलने लगता है। उस वक्त वैदेही तबेले में होती है और जैसे ही वो अपने घर को जलते हुए देखती है वो भागते दौड़ते वहां चली जाती है। माँ, पापा, नहीं, मेरे माँ पापा। एक ही पल में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उस आग में जलकर श्रीधर और अनुराधा की मृत्यु हो जाती है और तो और घर भी राख हो जाता है। अब ना तो वैदेही के पास किसी का सहारा था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। वो अब रास्ते पर ही रहने लगती है। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब वैदेही अपने लिए काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता और ना चाहते हुए भी उसे अपने पेट की खातिर सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है। साहब, साहब, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो या थोड़े बहुत पैसे ही दे दो। अरे हट यहाँ से, बेकारन कहेगी। आ जाते हैं कार की खिड़की खराब करने के लिए। वैदेही भीख मांगते मांगते एक दिन दुकान के पास आती है। वो एक फ्लोरिस्ट शॉप यानी कि फूलों की दुकान पर आती है और वहां पर वैदेही के पिता का दोस्त संतोष होता है, जो वैदेही को उस हुलिये में देखकर काफी हैरान और भौचक्का रह जाता है। अरे वैदेही बिटिया, तू यहाँ पर? बिटिया, श्रीधर और अनुराधा भाभी के साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं आशा करता हूँ कि तू ठीक होगी। ये क्या, तेरा हुलिया ऐसा क्यों है बिटिया? वो दरअसल संतोष काका, वो। वैदेही संतोष को सब कुछ बताने लगती है और जब संतोष को ये बात पता चलती है कि वैदेही भीख मांग रही है तभी वो पूरी तरह चौंक जाता है। काका, मुझे आप इन फूलों में से थोड़े बहुत फूल दोगे?
मैं इन्हें बेचकर उतने ही पैसे कमा लूंगी। वैदेही बिटिया, तू चिंता मत कर। श्रीधर की जगह मैं तुझे पिता के तौर पर संभालूंगा। तू एक काम कर बिटिया, चल आजा मेरे घर आजा। मैं अकेला ही रहता हूँ बिटिया, तुझे कुछ ना कुछ खिला देता हूँ। चल, और तुझे जितने फूल चाहिए तू ले ले यहाँ से। नहीं संतोष काका, मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगी आपसे। आपको भी बदले में मुझसे कुछ लेना होगा या कुछ काम कराना होगा। लेकिन बिटिया। संतोष काका, मेरी बात मानिए। अच्छा ठीक है बिटिया, तू मुझे रोज खाना बनाकर दिया करना। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, श्रीधर बताता था मुझे तेरे बारे में। वैदेही अब संतोष को रोजाना खाना बनाकर दिया करती और उससे फूल लेकर वो फूलों को सड़कों पर दर दर भटक कर बेचा करती। फूल ले लो, फूल, ताजा ताजा और खुशबूदार फूल, तरह तरह के फूल। अरे वाह वाह वाह, ये मोगरा और गूधल का फूल दे दो मुझे, सच में बहुत अच्छी महक है इनकी। तो वैदेही फूलों को बेच बेच कर धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगती है। एक दिन अचानक से संतोष की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये जानकर संतोष अपने फूलों का बगीचा और दुकान को वैदेही के हवाले सौंप देता है। वैदेही, मैं तो वैसे भी अब कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ बिटिया, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद मेरे दुकान को संभालना। तुझे अच्छी तरह से पता है कि फूलों की देख रेख कैसे करते हैं। मेरे बगीचे का एक एक फूल मेरे बच्चे के समान है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बिटिया। तू मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी और उन्हें बेचकर जरूर सफल बनेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बिटिया। जी काका। कुछ दिनों बाद संतोष की मौत हो जाती है, जिसके बाद वैदेही बहुत रोती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को ही अपनी हिम्मत बनाकर संतोष की दुकान पर फूल बेचने लगती है और फूलों का व्यापार कर करके वो शहर की सबसे बड़ी फूलों की व्यापारी बन जाती है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है।